हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रामराज भंडारी आप लोगों को एक बार से फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल लेक्चर 360 डिग्री पे। हम लोगों का आज जो है एनसीईआरटी क्लास जो सीरीज चल रही है हमारी भारत का भूगोल। भारत की भूगोल में कक्षा 10 के जो भूगोल की पाठ्य पुस्तक है उसका अध्ययन हम कर रहे हैं और उसमें जो है लेक्चर 4 है, यानी पार्ट 4 है। और उसमें जो टॉपिक हमारा है कृषि, और कृषि को हम जो है भारतीय संदर्भ में देखेंगे कि भारतीय संदर्भ में हमारे जो है कौन कौन सी कृषि यहाँ पर की जाती, कौन कौन से प्रकार की कृषि की जाती, किस मौसम में कौन सी कृषि की जाती, कौन कौन सी फसल बोई जाती, कौन कौन सी मुख्य फसलें हैं भारत में। एनसीईआरटी क्लास की जो सीरीज है कक्षा 6 से 12 तक की इसमें जो है शुरू की गई है। और अभी हमारी जो है जो इसमें आई है वो कक्षा 6 से 8 तक की इतिहास की सीरीज आ चुकी है। और कक्षा 9 की भूगोल की जो है कंप्लीट हो चुकी है। आज जो है ये कक्षा 10 की जो भूगोल की पाठ्य पुस्तक है उसका आज चौथा टॉपिक है। और इसमें हम जो है ला रहे हैं इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र की जो विषय वस्तु है, पाठ्य वस्तु है, उसका परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण सारांश रूपी उपयोगी पाठ्य वस्तु उसको उसमें लाया जा रहा है। यहाँ पर मेरे 2 कॉन्टैक्ट नंबर है, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप लोग जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप लोगों के जो भी वाजिब सवाल होंगे उनके मैं कोशिश करूँगा कि उनके जो है जवाब दूँ, उनका रिप्लाई दूँ। आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में आपको वीडियो कैसी लग रही है, आपके लिए जो है ये जो सामग्री लाई जा रही है, पाठ्य वस्तु लाई जा रही है, ये कैसे लग रहे हैं उस पर जो है आप कमेंट कीजिए। और आप लोगों के समझ में आ रहा है, आप इसमें कुछ सुधार करने की जरूरत है, यदि आपको लगता है कि सुधार करने की जरूरत है तो इसमें निश्चित सुधार किया जाएगा। तो आप लोग जो है इसको, आप लोगों से बार बार दो ही रिक्वेस्ट में रहती है कि अधिक से अधिक जो है आप इसमें कमेंट कीजिए और आप इसको जो है अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि आप लोगों के सहयोग से ये चैनल आगे बढ़ सके। तो हम आज जो है कृषि जो हमारा टॉपिक है इसको देखते हैं। और कृषि में हम देखते हैं कि जो हमारे जो है भारत की कुल जनसंख्या है इसका जो है एक बहुत बड़ा भाग कृषि कार्यों में लगा हुआ है। यानी 2/3 से अधिक जनसंख्या हमारी जो है कृषि कार्यों में लगी हुई है। उसमें बहुत सारे कारण हैं, बेरोजगारी भी महत्वपूर्ण कारण है। जो है कृषि कार्य में ही हम जो है अधिक से अधिक लोग लगे रहते हैं। वो हम जो है जो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र वाले टॉपिक होंगे, अर्थशास्त्र जब हम देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि कौन कौन से बेरोजगारियां हैं और कृषि के क्षेत्र में कौन कौन से बेरोजगारियां हैं। तो यहाँ पर जो है कृषि जो हम देखते हैं तो 2/3 जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है भारत में। और कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। तो ये प्राथमिक क्रिया है। हम जो है ये भी इकोनॉमिक्स में समझेंगे कि जो हमारी 3 आर्थिक क्रियाएं हैं, प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया और तृतीय क्रिया। तो प्राथमिक क्रिया में जो है हमारे कृषि और कृषि संबंधित वन, कृषि और जो प्राकृतिक संसाधन है, तो ये सब जो है प्राथमिक, जो वन और कृषि, पशुपालन, ये जो है प्राथमिक क्रिया में आते हैं। द्वितीय क्रिया में जो है हमारे उद्योग धंधे आते हैं। और तृतीय क्रिया में जो है तृतीय क्षेत्र में 3 क्षेत्र है, 3 क्षेत्र है। तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है। तो हम उसको जो है इकोनॉमिक्स में समझेंगे। खाद्यान्न का अतिरिक्त यहाँ विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। तो जो ये कच्चा माल पैदा करती है यही द्वितीय क्षेत्र में आता है और जो उसको फिर सप्लाई करते हैं वो जो है तृतीय क्षेत्र में आ जाएंगे। तो इसके अतिरिक्त कुछ उत्पादन जैसे चाय, कॉफी, मसाले इत्यादि की भी का भी निर्यात किया जाता है। तो यहाँ से जो है कुछ जो है कृषि उत्पाद है इनका हम जो है निर्यात भी करते हैं। तो ये जो है कृषि। अब कृषि में यदि हम देखें तो ऋतु के अनुसार जो कृषियां हैं
ऋतु के अनुसार आप लोगों ने इससे पहले छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि 3 प्रकार की कृषि होती है। एक जो है खरीफ की कृषि होती है, एक रबी की कृषि होती है और एक जो है जायद की कृषि होती है। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं कि जो खरीफ की कृषि है ये किस समय जो है होती है। खरीफ की कृषि किस समय हम करते हैं? तो खरीफ की कृषि जो है जून जुलाई में हम इसको बोते हैं, यानी उस समय तापमान उच्च चाहिए और उस समय जो है वर्षा भी जो है उस समय आर्द्रता भी उस समय उच्च चाहिए। जो खरीफ की कृषि के लिए जो तापमान उच्च चाहिए और आर्द्रता भी उच्च चाहिए और वर्षा भी उसमें पानी भी उसमें काफी चाहिए, वर्षा भी जो है पानी भी उसमें काफी चाहिए। तो उसमें जो उसकी कटाई होती है सितंबर अक्टूबर में, उसकी कटाई जैसे जो है सर्दी शुरू होती है वैसे उसकी कटाई शुरू हो जाती है। तो उसमें जो हम उसमें बोते हैं धान, मूंगफली और जो है सोयाबीन, रागी, मूंग, उड़द इत्यादि, ये जो है हमारी कुछ खरीफ की कृषि है जिस समय जो है उच्च तापमान रहता है भारत में और उस समय आर्द्रता भी उच्च रहती है। उसके बाद जो है इस कृषि को जो लाभ मिलता है, किस चीज से इसको लाभ मिलता है खरीफ की कृषि को? तो जो दक्षिण पश्चिमी मानसून आते हैं भारत में, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से इसको बारिश मिलती है, पानी मिलता है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से इसको जो है लाभ मिलता है और तापमान और आर्द्रता इसमें उच्च चाहिए। इस चीज का आप लोग जो है ध्यान रखना। उसके बाद जो है यह प्रश्न इस प्रकार की बन सकता है कि किस कृषि को जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से लाभ मिलता है? तो खरीफ की कृषि को जो है उस समय जो है लाभ मिलता है। उसके बाद जो है रबी, तो रबी की जो कृषि होती है तो उस समय ये जैसे खरीफ की कृषि जो है खेती जैसे फसल काटी जाती है वैसे ही उसकी बुआई शुरू हो जाती है। अक्टूबर नवंबर से उसकी बुआई शुरू हो जाती है। जैसे जो है चना है, गेहूं है, सरसों है, इसकी बुआई उसी समय शुरू हो जाती है और उस समय उसके लिए जो है पानी भी बहुत ज़्यादा, बारिश भी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। 75 से 150 सेंटीमीटर के लगभग जो है बारिश चाहिए और उसमें तापमान भी उच्च नहीं चाहिए, तापमान भी उसमें कम चाहिए और उसमें जो है आर्द्रता भी उसमें ज़्यादा नहीं चाहिए। आर्द्रता उसमें जो है पानी जो है उसमें शुष्क मौसम में वो जो है कृषि होती है। तो इसको जो है लाभ, जो उसे लाभ मिलता है, पश्चिमी विक्षोभ जो आते हैं, तो पश्चिम विक्षोभ यह जो है हमारे दक्षिण पश्चिम मानसून है, इसको आप जो है जो मानसून वाला जो टॉपिक है उसमें आप लोग जो समझे कि वहाँ पर जो है मैंने उसमें बताया, तो उसमें हमने देखा है कि कैसे वहाँ पर जो है ये पश्चिम विक्षोभ आते हैं या जो है दक्षिण पश्चिम मानसून आते हैं, तो इसको आप उसमें देखिए। इसमें जो है बोने के समय तापमान कम चाहिए। जो खरीफ की जो रबी की कृषि है, बोने के समय तापमान कम और जैसे जो है उसकी कटाई के समय आता है उस समय तापमान उच्च चाहिए। मार्च अप्रैल में वो काटी जाती है। तो ये जो है रबी कृषि है। रबी की कृषि का मतलब है उस समय रबी मतलब सूर्य, और सूर्य जिस समय बहुत कम है उसी समय रबी की कृषि हो रही है। रबी वाली कृषि जो इस समय जो है धूप कम है उस समय रबी की कृषि हो रही है। तो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में वो काटी जाती है। उसके बाद जो है जायद की कृषि है। तो जायद में जो है मार्च अप्रैल में मार्च से जून तक ये जो है कृषि होती है। जून जुलाई तक भी ये कृषि होती है और इस समय जो है ये इसमें जो है खीरा, तरबूज, खरबूज इत्यादि ये जो है जितनी भी नकदी फसलें हैं तो ये जो है इसमें की जाती है इस समय। तो इस चीज का आप जो है ध्यान रखना। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कृषि के प्रकार, कृषि के कौन कौन से प्रकार है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जीवन निर्वाह खेती से लेकर के वाणिज्य खेती तक कृषि के अनेक प्रकार हैं। जीवन निर्वाह जिसमें सिर्फ हम जीवन निर्वाह करते हैं, उसमें जो है किसी प्रकार के जो है व्यवसायिक कृषि नहीं होती है, किसी प्रकार से जो है व्यापार के लिए कृषि नहीं होती है। कोई जो है हम इतना उत्पाद नहीं करते हैं कि हम जो है उसको मार्केट में जाकर के बेचें। तो जीवन निर्वाह कृषि से लेकर के वाणिज्य कृषि तक के लिए अनेक कृषि के अनेक प्रकार इसमें जो है। तो इसमें सबसे पहले प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि। प्रारंभिक, इसमें आप लोग जो है यहीं से ही ध्यान रखना कि प्रारंभिक स्टार्ट
जो हमने कृषि की है और वो कृषि किसके लिए की है, जीवन निर्वाह के लिए की है, सिर्फ जीने के लिए, अपने जीवन चलाने के लिए, उस कृषि की बात हो रही है, जीवन निर्वाह। तो प्रारंभिक जो हमने कृषि किया उस समय तो न कोई मशीन थी, न कोई आधुनिक जो है यंत्र थे, न कोई जो है ऐसे रासायनिक जो है उर्वरक थे, न कोई कीटनाशक थे। तो प्रारंभिक कृषि जो कर रहे हैं उसमें जो आदिम, इसे आदिम कृषि भी कहा जाता है। और ये जो कृषि हो रही है ये लकड़ी के हल से हो रही है। इसमें जो है हम खुदाई करके छड़ी तथा ये परिवार के सहयोग से ही हो रही है, या कहीं कहीं पे समुदाय के सहयोग से भी होती है। जैसे जो है आदिवासी समुदाय होते तो इस पूरे समुदाय के सहयोग से इस कृषि को करते, आदिवासी समुदाय इसे। तो भूमि के छोटे टुकड़े पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, डाव और खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से ये की जाती है। इसमें किसी प्रकार के जो है हम कृषि श्रमिकों को नहीं रखते हैं या मजदूरों को नहीं रखते हैं। यह कर्तन दहन प्रणाली कृषि है, ये कर्तन दहन प्रणाली कृषि है। कर्तन दहन प्रणाली का मतलब है कि इसमें क्या किया जाता है कि जमीन के एक टुकड़े को साफ किया जाता है, उसको जो है वहां पर जो जंगल होते हैं उसको साफ किया जाता है, जला दिया, साफ करके उसे जला दिया जाता है, दहन किया जाता है, और फिर वहां पे कृषि की जाती है। कुछ समय के लिए वहां पे कृषि की जाती है। इसे जो है झूम खेती या स्थानांतरण कृषि इसे कहते हैं। तो ये जो है प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि यही झूम खेती है, यही जो है कर्तन दहन प्रणाली कृषि है, यही जो है स्थानांतरण कृषि है। और अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। ये हम अभी इसमें देखेंगे कि किन किन नामों से इसे जाना जाता है, कहाँ कहाँ पर इसे किस किस नामों से जाना जाता है। किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज और अन्य खाद्य फसलें उगाते। तो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए क्या करते हैं कि एक जमीन के टुकड़े को साफ करेगा और उसमें जो है अनाज और अन्य खाद्य वस्तु जो है फसलें उगाएगा। तो यहाँ पर जो है ये चित्र से भी समझाया गया है कि यहाँ पे जो है इस प्रकार ये क्या कर रहा है कि हाँ इसने जो है जमीन के टुकड़े को साफ किया, इसमें जो है इसने ये आग लगा रखी है और इसको ये जला रहा है। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। तो ये झूमिंग खेती है। कृषि के इस प्रकार के स्थानांतरण से प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। अब ये इस स्थानांतरण से क्या होता है कि कुछ समय के लिए छोड़ देते, वहां पे जो है मिट्टी की उर्वरता शक्ति जो है बढ़ जाती है, और इससे भी जो ये इसको जलाते हैं राख को, तो इसमें पोटास की मात्रा पाई जाती है। तो जला करके इसमें जो है जो लकड़ियां इत्यादि वहां पे झाड़ी झूड़ी जलाते हैं, तो उसकी उर्वरता शक्ति, पोटास से इसकी उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है जमीन की, और वहां पर कुछ समय अच्छी खेती होती है। क्योंकि किसान उर्वरक तथा अन्य आधुनिक तकनीकियों का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए इस प्रकार की कृषि में उत्पादकता कम होती है। आधुनिक कृषि जो तकनीकियां हैं, आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग कुछ नहीं किया जाता है, और उत्पादकता इसमें कम है। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है। तो देश के जो है विभिन्न भागों में कहा जा रहा है कि इस प्रकार की जो कृषि है इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इस चीज का आप लोग जो है ध्यान रखना कि इसको जो है किन किन नामों से जाना जाता है। यहाँ पर ये जो है हम देखते हैं कि किस किस नाम से जाना जाता है, और इसमें जो है प्रश्न कई बार बनते हैं। उत्तरी पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम कहा जाता है। किन किन राज्यों में? असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में इसे झूम, तो इसे यहाँ पे झूम खेती, इसे जो है झूम कृषि कहते हैं। मणिपुर में पामलू, तो मणिपुर में पामलू, अब मणिपुर में ध्यान रखना, मणिपुर में इसे पामलू। तो उत्तरी पूर्वी राज्यों में जो है मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में झूम, और वहां पर जो है जो उत्तरी पूर्वी राज्य मणिपुर है वहां पर इसे पामलू। और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे
दीपा कहा जाता है। तो इसे जो है यहाँ पे दीपा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दीपा कहा जाता है। अब अन्य जगह अन्य देखते हैं, ये झूम कृषि है क्या? कर्तन धान प्रणाली ये है। ये कृषि इस कृषि को जो है झूम कृषि को जो है मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा, मैक्सिको और मध्य अमेरिका में इसे मिल्पा, वेनेजुएला में कोनको, ब्राजील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसोले और इंडोनेशिया में लद्दाख और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है अलग अलग देशों में इसे अलग अलग देशों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। और कहां कहां पे इसे जो है मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा, वेनेजुएला में कोनको, ब्राजील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसोले और इंडोनेशिया में लद्दाख और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। अब भारत में अन्य जगह जो है इसका नाम क्या क्या है? भारत में भी यह प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है, जैसे मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया, मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया के नाम से इसे इस कृषि को जाना जाता है। तो ये ध्यान रखना आप लोग जो है, मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया। आंध्र प्रदेश में पोडू अथवा पेंडा, आंध्र प्रदेश में से पोडू या पेंडा के नाम से जाना जाता है। ओडिशा में मापा डाबी, पामाडाबी, सॉरी, ओडिशा में पामाडाबी, तो पामाडाबी या ओमन या बरिंगा, तो ओडिशा में जो है इसे कई नामों से जाना जा रहा है। पामाडाबी, ओमन या बरिंगा, इन नामों से इसे जाना जा रहा है। तो ओडिशा में पामाडाबी ये मुख्य है, तो ओडिशा में पामाडाबी के नाम से इसे जाना जाता है। पश्चिमी घाट में कुमारी, पश्चिमी घाट में इसे कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बालरे या बाल्टरे, और हिमालयन क्षेत्र में खिल, हिमालयन क्षेत्र में खिल, इसको जो है ये पूछे भी गए हैं। हिमालयन क्षेत्र में इस कृषि को जो है खिल कहा जाता है। झारखंड में कुरवा और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में झूम, तो उत्तर पूर्वी प्रदेशों में झूम और झारखंड में कुरवा। तो ये जो है अलग अलग जगहों पे इसे जो है अलग अलग नामों से इस कृषि को जाना जाता है। तो इस चीज का आप लोग जो है ध्यान रखना है कि किस किस नाम से इस कृषि को जाना जाता है। अब यहाँ पे है गहन कृषि। ये तो हमारी जो है प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि थी। इसमें जो है हम सिर्फ अपने जीवन निर्वाह के लिए कृषि करते हैं। लेकिन अब जो दूसरी प्रकार की कृषि है वो है गहन जीविका कृषि। तो गहन जीविका जो कृषि है हमारी, ये उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पे जनसंख्या बहुत ज्यादा होती है। जनसंख्या जहां पे बहुत ज्यादा दबाव होता है तो वहां पर जो है गहन कृषि की जाती है। एक जो है छोटे से ही टुकड़े पे, खेत के छोटे टुकड़े पे बहुत ज्यादा जो है उत्पादन किया जाता है। वहां पर जो है मशीनों का, आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करके, और आधुनिक जो हमारे रासायनिक जो है खाद उर्वरक है उनका प्रयोग करके यहाँ पर गहन कृषि की जाती है। तो गहन कृषि इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ भूमि पर जनसंख्या के दबाव अधिक होते हैं या अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेश और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर सिंचाई का भी काफी प्रयोग किया जाता है, खूब प्रयोग किया जाता है, अधिक से अधिक उत्पादन किया जाता है, और रासायनिक निवेशों, रासायनिक खादों का जो है, उर्वरकों को यहाँ पे जो है प्रयोग किया जाता है। तो गहन जीविका कृषि इन क्षेत्रों में यहाँ पर जो है वहां पे किया जाता है जहां पे जनसंख्या सबसे ज्यादा होती है। इस प्रकार कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, उस प्रकार के जो हाइब्रिड बीज होंगे उन बीजों का प्रयोग किया जाएगा। वहां पे रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना इस कृषि का मकसद होता है। तो गहन जीविका जो कृषि होती है उस कृषि का जो है मुख्य जो है उद्देश्य क्या होता है कि अधिक से अधिक जो है उत्पादन करना, और उसमें रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाएगा, हाइब्रिड जो बीजों का प्रयोग किया जाएगा, कीटनाशकों का प्रयोग किया जाएगा,
कृषि के वाणिज्यकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग होता है। हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है, परंतु ओडिशा में यह एक जीविका फसल है। तो हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य के लिए जो है कृषि की जाती है, हरियाणा और जो है पंजाब में। तो परंतु ओडिशा में यह जीविका फसल है। ओडिशा में जो है सिर्फ अपने जीविका के लिए ही जो है ये क्या करते हैं कि चावल का उत्पादन करते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में जो है ये वाणिज्य, कहीं पर जो है इनका जो है वाणिज्य उद्देश्य है और कहीं पे जो है ये सिर्फ अपनी जीविका के लिए ही कृषि करते हैं। और जैसे हरियाणा और जो पंजाब है यहाँ पर गेहूं का उत्पादन ज्यादा होता है। और हमने जो हरित क्रांति लाई थी, तो हरित क्रांति में जो है ये हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान का भी कुछ क्षेत्र था जहां पर हमने जो है हरित क्रांति को जो है सबसे पहले प्रयोग किया था। 1966-67 में जो हरित क्रांति आई थी, स्वामी रामनाथन जो हरित क्रांति के जनक है, स्वामी रामनाथन नहीं है, तो हरित क्रांति के जो है भारत में जनक वो कहे जाते हैं और पिछले साल ही उनका निधन हुआ था। तो और जो विश्व में जो है हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, तो स्वामी रामनाथन भारत में है और नॉर्मन एबोलो जो है हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, मैक्सिको के रहने वाले थे और उनको जो है नोबेल प्राइज भी मिला था। तो नोबेल प्राइज उनको जो है शांति के क्षेत्र में मिला था। कृषि के क्षेत्र में जो उन्होंने जो है कार्य किया था, हरित क्रांति लाई थी, तो उस क्षेत्र में, तो कृषि क्षेत्र में तो कोई जो है नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता है, लेकिन उनको जो है नोबेल प्राइज दिया गया था, शांति के क्षेत्र में दिया गया था। तो रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। तो रोपण कृषि जो है वाणिज्यिक कृषि है और इसमें जो है लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। रोपण कृषि उद्योग कृषि के बीच एक अंतरपृष्ठ है। भारत में चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। तो इनको आप लोग ध्यान रखने कि भारत में चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला ये जो है रोपण कृषि की फसल है। असम, उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफी वहां की मुख्य रोपण फसल है। तो असम में जो है असम और उत्तरी बंगाल में चाय मुख्य रोपण फसल है और कर्नाटक में कॉफी मुख्य रोपण फसल है। तो ये जो है आप लोग ध्यान रखना कि ये जो है रोपण फसल, कॉफी रोपण फसल है और चाय भी रोपण फसल है और केला, गन्ना, रबड़ ये सारे रोपण फसल है। तो ये आ जाएंगे रोपण कृषि में। तो ये कृषि का जो शस्य प्रारूप जो है, कौन कौन से जो है हमने प्रारूप किए, हमने पहले भी देखा कि रबी, खरीफ और जायद की फसल है। रबी फसल को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य जो है बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में इसे क्या किया जाता है, ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य इसे काट दिया जाता है। तो ये हमने देख लिया था। गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों कुछ मुख्य रबी फसलें हैं। उत्तर और उत्तरी पश्चिमी राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश गेहूं और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। तो कहाँ कहाँ है जो है, कौन कौन सा राज्य इसके लिए महत्वपूर्ण है, ये आप लोग ध्यान रखना। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश गेहूं और अन्य रबी फसलों के लिए, क्योंकि ये जो है जो ये बोई जा रही है, जिस समय जो है बोई जा रही है रबी फसल, उस समय जो है तापमान कम चाहिए और यहाँ जो है उत्तर भारत में तापमान जो है इस समय कम ही रहता है अक्टूबर नवंबर में। तो इस समय जो है यहाँ पर वो यहाँ जो है ज्यादा बारिश नहीं चाहिए, तो लेकिन इतनी बारिश तो चाहिए कि कम से कम जो है थोड़ा बहुत इसके लिए बारिश चाहिए। तो और जो पश्चिम विक्षोभ आते हैं उससे जो है इसको पानी मिल जाता है।
शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिम विक्षोभ से होने वाली वर्षा इन फसलों को अधिक उत्पादन में सहायक होती है। तो शीत ऋतु में पश्चिम विक्षोभ से इनको लाभ मिलता है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति की सफलता भी उपयुक्त रबी फसलों की वृद्धि में महत्वपूर्ण कारक रही है। तो ये जो है जो इन पर पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में जो हरित क्रांति, तो हरित क्रांति जो हम लाई थी जो है इसको गेहूं और चावल दोनों फसलों पे जो है इसको जो है आजमाया गया था, इसको प्रयोग किया गया था। लेकिन जो हमें सबसे ज्यादा अभूतपूर्व जो है हमें प्रगति दिखी, जो हमें जो है जिसमें सबसे ज्यादा जो है उत्पादन मिला है हमें, वो मिला है गेहूं में। तो ये आप लोग ध्यान रखना कि किस फसल में सबसे ज्यादा हरित क्रांति का जो है सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा, सबसे ज्यादा जो है अच्छा उत्पादन हुआ, तो गेहूं का उत्पादन। और किस किस में हमने प्रयोग किया, तो हमने जो है गेहूं और चावल में दोनों में प्रयोग किया था इसे। अब खरीफ फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है। खरीफ फसल जो है हमने देखा कि जैसे मानसून का आगमन होता है वैसे जो है बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में ये काट दी जाती है। इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलें चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुर, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन शामिल है। तो ये जो है ये मुख्य फसलें हैं। लेकिन जैसे चावल है, तो चावल जो है दक्षिण भारत में, पश्चिम बंगाल में, यहाँ पे जो है ये रबी की फसल भी और खरीफ की फसल भी है। चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, विशेषकर कोंकण तटीय क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है। बिहार में की जाती है। तो ये जो है कहाँ कहाँ है इसको जो है खेती की जाती है, क्योंकि इसके लिए जो है पानी खूब चाहिए, तो या तो वहां पे सिंचाई हो। तो पहले कुछ वर्षों में चावल पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बन गई है। अब यहाँ कुछ वर्ष पूर्व से यहाँ पे जो है पंजाब और हरियाणा में, जबकि यहाँ पे जो है गेहूं सब ज्यादा होता है और यहाँ पे जो है सिंचाई की उतनी सुविधा नहीं थी। लेकिन अब क्या हो गया कि अब वहां पे जो नहर बन गई, इंदिरा कैनाल जो नहर बन गई है, वो सतलुज नदी से जो निकाली गई है, उसके कारण यहाँ पर जो है चावल भी यहाँ की महत्वपूर्ण फसल हो गई है। असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें, असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में, असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें ओस, अमन और बोरो बोई जाती है। तो असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें हैं, यानी धान की जो है 3 क्रॉप है ये, ओस, अमन और बोरो। तो ये धान की है। चावल की 3 जो है इसकी जो है किस्म है ओस, अमन और बोरो। ये जो है असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में ये बोई जाती है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखना कि ये किसकी जो है क्रॉप है। रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद कहा जाता है। तो ये जायद का आप ध्यान रखें, इनके बीच में ही जो है जायद की फसल, जायद ऋतु में मुख्यतः तरबूजे, खरबूजे, खीरे, सब्जियां और चारे की फसलों की खेती की जाती है। तो क्या कौन कौन सी खेती की जाती है? भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक है। तो अधिक जो है जो खाद्यान्न भारत के अधिकांश लोगों का खाद्यान्न है वो चावल है, और हमारा देश जो है चावल के उत्पादन में दूसरे नंबर पे है चीन के बाद। यानी 2 आंकड़े हमें मिल गए कि चावल के उत्पादन में जो है विश्व में सबसे पहले स्थान पे कौन है। तो चावल के जो है उत्पादन में पहले स्थान पे जो है चीन है और दूसरे स्थान पे हमारा देश भारत है। तो ये जो है चावल खरीफ की फसल है। ये कहाँ पे है? बंगाल तमिलनाडु में खरीफ और रबी की दोनों की फसल है। और इसके जो है अमन, ओस, बोरा और इसके जो है और भी किस्म भी है, जमुना है, कृष्णा है, कावेरी है। तापमान इसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस से जो है अधिक चाहिए।
और इसकी बाला जया है, पूसा है, हंसा है, ये भी जो है इसकी जो है कुछ और किस्म भी है। और इसके लिए जो है वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक चाहिए। और एक बात आप लोग और ध्यान रखें, अंतर्राष्ट्रीय जो चावल अनुसंधान है वो फिलीपींस में है और भारत में जो है कटक में है। तो इसका जो है आप लोग जो है ध्यान रखना। और इसमें जो रोग लगता है चावल में वो खैरा रोग इसमें जो है लगता है। और गोल्डन चावल आप लोगों ने जो है सुना होगा, गोल्डन चावल, तो विटामिन ए इसमें जो है कृत्रिम रूप से इसमें डाला जाता है। और जो पॉलिश वाले चावल होते हैं उनमें विटामिन बी की जिसमें कमी होती है, विटामिन बी की से जो है बेरी बेरी रोग होता है। तो पॉलिश वाले चावल में जो है विटामिन बी की कमी होती है। अच्छा, एक डपोक विधि है, चावल उत्पादन की एक डपोक विधि है जो जापान और जो है फिलीपींस में अपनाई जाती है। तो जापान और फिलीपींस में डपोक विधि चावल उत्पादन के लिए अपनाई जाती है। उसमें क्या किया जाता है, ऊपर से जो है प्लास्टिक बिछाया जाता है जमीन के अंदर, और उसमें जो है वहां पे नमी बनी रहती है। और उसमें उस विधि से जो है खेती की जाती है। तो एक डपोक विधि चावल उत्पादन की है जो जापान और फिलीपींस में अपनाई जाती है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि चावल यह एक खरीफ की फसल है जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चाहिए। तो 25 डिग्री सेल्सियस से जो है ऊपर इसमें तापमान चाहिए, और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। चावल उत्तर और उत्तरी पूर्वी मैदान, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी चावल की फसल उगाना संभव हो गए। तो ये हमने पहले देख लिया कि क्यों जो है यहाँ पर पहले यहाँ पे जो गेहूं ही यहाँ की मुख्य फसल थी, लेकिन अब वहाँ की चावल भी होने लग गई है। तो ये इसमें भारत में चावल उत्पादक राज्य दिखाए गए हैं। और चावल जो है प्रमुख चावल उत्पादक राज्य, यहाँ पे जो है प्रमुख चावल उत्पादक राज्य से जो यहाँ उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे जो है बीच मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है, इधर जो है बिहार है, इधर जो है असम का मैदान है, इधर जो है उड़ीसा है, इधर जो है कर्नाटक वाला क्षेत्र है, इधर जो है। लेकिन ये कुछ जो है चावल प्रमुख उत्पादक, ये जो है इसमें हल्के वाले जो कलर में दिखाए गौण उत्पादक राज्य, अब जो है ये पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश इत्यादि ये भी जो है दिखाए गए हैं। इसी प्रकार जो है यहाँ पर गेहूं उत्पादक जो है प्रमुख उत्पादक राज्यों में यहाँ पे जो है दिखाए गए, इधर से जो है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान इत्यादि वाला क्षेत्र, और यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश वाला कुछ क्षेत्र, इधर जो है मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र, और ये जो है कुछ जो है हल्के कलर में एक गौण उत्पादक क्षेत्र में दिखाए गए हैं, जो एक गौण उत्पादक क्षेत्र है। तो इसको आप लोग जो है देख लेना। अब है गेहूं। अभी हमने चावल के बारे में देखा कि जो चावल जो है भारत की मुख्य खाद्य फसल चावल ही है, और दूसरे नंबर पे गेहूं, जो भारत की मुख्य खाद्य फसल में दूसरे नंबर पे गेहूं है और पहले नंबर पे है चावल। तो गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है जो देश के उत्तरी और उत्तरी पूर्वी उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। रबी की फसल को उगाने के लिए, ये रबी की फसल है, ये हमने देख लिया है, के लिए शीत ऋतु और पकने के लिए समय खिली धूप की आवश्यकता होती है।
तो किस फसल को जो है पकने के लिए जो खिली धूप की आवश्यकता होती है, वो जो है उगाने के लिए, बोने के लिए शीत ऋतु की, तो जो है ये जो है रबी की फसल है। या फसलों के नाम दिया जाए तो गेहूं है, या अन्य फसल जितनी भी रबी की फसल उनके लिए, सबके लिए चाहिए। इसे उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता है। तो 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता है इसमें। देश में गेहूं उगाने वाले दो प्रमुख क्षेत्र, उत्तर पश्चिम में गंगा या सतलुज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश। तो दो ये प्रमुख क्षेत्र है। उत्तर में जो है, उत्तर पश्चिम में गंगा सिंधु का सतलुज का मैदान है, और दक्कन की जो है काली मिट्टी का प्रदेश है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान के कुछ भागों में गेहूं का उत्पादन मुख्य ये जो है करने वाले ये जो मुख्य राज्य हैं। तो ये जो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान, ये कुछ जो है गेहूं उत्पादन करने वाले मुख्य राज्य हैं। अब है मोटे अनाज, जिन्हें जो है मिलेट्स कहा जाता है। तो गेहूं के लिए जो तापमान चाहिए, वो बोते समय जो है तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस चाहिए, और पकते समय जो है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। इसके जो है जो किस्म है गेहूं की, कल्याण है, कल्याण सोना है, अर्जुन है, सोनालिका है, और जो है नोरिस भी है। इसकी एक नोरिस 10 है जो है बोनापन के लिए जानी जाती है, और इसमें जो है गेहूं में एक डिजीज, एक जो है रोग है, रस्ट रोग इसमें है, जैसे धान पे खैरा रोग है, तो ऐसे जो है गेहूं पे रस्ट। अब है मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले प्रमुख मोटे अनाज है। यद्यपि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है, परंतु इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है। जिनको मोटा अनाज कहा जाता है उनमें जो है सबसे ज्यादा जो है पोषक तत्वों की मात्रा भी इनमें ही सबसे ज्यादा होती है। तो इस चीज का आप लोग जो है ध्यान रखना। और उदाहरण, रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक तत्व और भूसी मिलती है। तो क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि में ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। तो ज्वार जो है ये तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। पहले जो है चावल है, दूसरा गेहूं है, ये तीसरा है। यह फसल वर्षा पर निर्भर होती है। अब ये जो है फसल वर्षा पर निर्भर होती है। अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। ये उन क्षेत्रों में उगाए जाते हैं जहां पे आर्द्रता होती है, और इसके कारण वहां पे जो है सिंचाई की आवश्यकता वहां पे नहीं होती है। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इन राज्यों में जो आर्द्रता वैसे भी रहती है, तो इसलिए यहाँ पे सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। और ये टोटल जो है वर्षा पे, बारिश पे ही निर्भर होती है। अब बाजरा, यह बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। बलुआ और उथली काली मिट्टी पे उगाया जाता है। और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा इसके प्रमुख उत्पादक राज्य है। तो कौन कौन से इसके बाजरा के मुख्य उत्पादक राज्य? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा। रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है। अब इसमें जो है बाजरा तो हमने देख लिया, लेकिन जो रागी है ये शुष्क प्रदेशों में। तो रागी जो है शुष्क प्रदेशों की फसल है। काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी अच्छी तरह उगाई जाती है। तो ये शुष्क प्रदेशों की फसल है रागी। रागी के प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश है। तो रागी जो है कहाँ पे जो उगाया जाता है, ये इसके मुख्य उत्पादक राज्य है। इनको आप लोग जो है ध्यान रखना कि कहाँ पे जो है ये मुख्य उत्पादक राज्य कौन कौन से। मक्का, मक्का जो है ये हमारे देश की वैसे ये फसल है नहीं मक्का। ये जो है मक्का पुर्तगालियों ने लाई थी। ये अमेरिका, मैक्सिको से ये लाई गई थी। तो अमेरिका मूल का पौधा वैसा ही है। और गंगा 5 इसकी जो है एक किस्म है। जो ये मक्का है, यह एक ऐसा फसल है जो खाद्यान्न और चारा दोनों रूप में प्रयोग होती है। तो ये जो है खाद्यान्न और चारे के रूप में दोनों रूप में प्रयोग की जाती है।
क्या है, एक खरीफ फसल है जो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में और पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। पुरानी जलोढ़ मृदा होगी तो पुरानी जलोढ़ मृदा पे अच्छी तरह उगाई जाती है। बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है। तो ये जो है कहीं कहीं पे जो है रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है। तो कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मक्का के मुख्य उत्पादक राज्य है। तो ये मुख्य उत्पादक राज्य आप लोग ध्यान रखना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मक्का के ये मुख्य उत्पादक राज्यों में है। अब यहाँ पे हम देखते हैं तिलहन। जो तिलहन फसलें हैं, तो तिलहन फसलें जो है खरीफ और रबी दोनों की फसल है। सरसों, तिलहन सरसों में मुख्य जो है इसमें सरसों है, मूंगफली सबसे प्रमुख मूंगफली है। सरसों की एक किस्म है जय किसान, और जो है इसमें जो मूंगफली है, मूंगफली सबसे प्रमुख तिलहन की फसल है। और मूंगफली की एक जो है प्रक्रिया होती है पैकिंग प्रक्रिया। पैकिंग मतलब हम उसे जो पैक जो करते हैं, तो मूंगफली आप लोग देखते होंगे उसको जो है पैक करते हैं, तो पैकिंग प्रक्रिया, तो पैकिंग प्रक्रिया जो मूंगफली के लिए अपनाई जाती है। 2018 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। तो तिलहन उत्पादन में चीन के बाद जो है दूसरा बड़ा उत्पादक देश है चीन के बाद। 2018 में तोरिया के उत्पादन में भारत का विश्व में कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान है। तो बहुत सारे इसमें जो है ऐसे फैक्ट दे रखे। देश में कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पर कई तिलहन की फसलें उगाई जाती है। तो 12% भाग पे जो है टोटल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पे तिलहन फसलें उगाई जाती है। मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनोला, अलसी और सूरजमुखी भारत में उगाई जाने वाली मुख्य तिलहन फसलें हैं। तो मुख्य तिलहन फसलें ये है, सबसे जो है मुख्य यहाँ पे मूंगफली है, फिर सरसों है, नारियल। मूंगफली खरीफ की फसल है तथा देश में मुख्य तिलहनों के कुल उत्पादन का आधा भाग इसी फसल से प्राप्त होता है। तो मूंगफली खरीफ की फसल है। खरीफ मतलब जो है गर्मी में बोई जाती है, और जिसमें जो है खूब बारिश, उसमें बारिश भी चाहिए। तो ये जो है मुख्य तिलहनों के कुल उत्पादन का आधा भाग जो है हमें मूंगफली से ही प्राप्त होता है। गुजरात मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है। ध्यान रखना आप लोग, गुजरात जो मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है। इसके अतिरिक्त राजस्थान और तमिलनाडु मूंगफली के अन्य मुख्य उत्पादक राज्य है। तो इसके गुजरात के अतिरिक्त जो है राजस्थान और तमिलनाडु, ये 2019-20 के आंकड़े हैं। अलसी और सरसों रबी की फसलें हैं। तो ये जो है अलसी और सरसों ये रबी की फसलें जो है जिस समय जो है गेहूं बोए जाते हैं उस समय जो है ये बोए जाते हैं। तो और मूंगफली जो है खरीफ की फसल है। तो इसलिए जो है तिलहन जो फसलें हैं ये दोनों ही ऋतु की फसल है। तिलहन उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो तिल है ये उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है, उत्तरी भारत में, और दक्षिणी भारत में रबी की। तो तिल जो है जो बोए जाते हैं, आप लोग देखते हैं जब धान बोए जाता है तो उस समय जो है तिल भी बोए जाते हैं। तो उत्तरी भारत में रबी की है, खरीफ की है सॉरी, और दक्षिण भारत में रबी की है। अरंडी खरीफ और रबी दोनों ही फसल ऋतु में बोए जाते हैं। तो अरंडी जो है खरीफ और रबी दोनों ही ऋतु में बोए जाते हैं। ये जो है बहुत सारे जो है आपके पास आंकड़े हो रहे हैं, इनको आप जो है नोट करते रहें। बार बार मैं कहता हूँ कि आप लोगों को जो है नोट करने हैं। अब है चाय। चाय का जो पौधा है ये भी जो है भारत का नहीं है, ये भी जो है अंग्रेजों ने भारत में लाया था। ये जो है चीनी मूल का पौधा है। तो ये अंग्रेजों द्वारा ये बागानी फसल है चाय, और इसके लिए जो है तापमान चाहिए 24 से जो है 30 डिग्री सेल्सियस कम से कम तापमान चाहिए इसमें। और उस वर्षा जो है इसमें 150 से 250, 150 से 250 सेंटीमीटर इसके लिए जो है वार्षिक वर्षा चाहिए। उष्ण कटिबंधीय उपोष्ण कटिबंधीय दोनों क्षेत्रों में जो है ये फसल हो सकती है। और ये जो है हमने देखा कि ये फसल कैसी है, ये रुपाई वाली फसल है। किस क्षेत्र में, उष्ण कटिबंध उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र में। लेटराइट मृदा में जो है ये फसल अच्छी होती है, लेकिन वहां पर ह्यूमस की मात्रा होनी चाहिए। तो उस क्षेत्र में लेटराइट मृदा जहां पे होगी, ह्यूमस की मात्रा जहां होगी, वहां ये जो है अच्छी होती है। और भारतीय चाय बोर्ड हम देखें तो भारतीय चाय बोर्ड जो है कोलकाता में है,
और इसमें इसके कुछ किस्म हैं असमी। असमी असम वाले क्षेत्र में जो है जो चाय होती है वो वहाँ पे जो है असमी किस्म है। चीनी बोहिया, तो चीनी बोहिया भी इसकी एक किस्म है। तो इसमें जो है हम चाय देखते हैं, चाय की खेती रोपण कृषि का एक उदाहरण है, ये रोपण कृषि है। यहाँ एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है जिसे शुरुआत में अंग्रेज भारत लाई। आज अधिकतर चाय बागानों के मालिक भारतीय हैं। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकासी वाले ढलाव क्षेत्रों में भली भांति उगाए जाते हैं। तो वहां पर जो है भूमि का जो भूमि वहां पे हो ढलाव किस्म की हो, ढलाव प्रकार की हो, पहाड़ी क्षेत्र हो जहां पर जो है पानी न रुके, और बारिश उसके लिए खूब चाहिए लेकिन पानी वहां रुकना नहीं चाहिए। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर उष्ण नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जो है पाला रहित जलवायु पूरे वर्ष भर नम वहां पे जो है और पाला रहित जलवायु, वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें इसकी कोमल पत्तियों के विकास में जो है सहायक होती है। तो यहाँ पे जो है बारिश साल भर होनी चाहिए। चाय एक श्रम साधन उद्योग है, इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम चाहिए। इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियां बागान में ही संसाधित की जाती है। तो बागान में ही जो है उनको जो है तोड़ा जाता है, बागान में ही उनको जो है संसाधित किया जाता है। चाय में यहाँ पे चाय बागान में एक काम कर रहे हैं। और ऐसे ढालदार जो है भूमि चाहिए जहां पर जो पानी न टिके और बारिश यहाँ पे जो है खूब होनी चाहिए। इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए पत्तियां संसाधित की जाती है। चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में असम, मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग वाला क्षेत्र और जलपड़ाई गुड़ी जिले की पहाड़ियां, ये जो है पश्चिम बंगाल में, और तमिलनाडु और केरल इन क्षेत्रों में जो है चाय की अच्छी खेती होती है। इनके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा आदि राज्यों में भी चाय उगाई जाती है। इनमें उगाई जाती है लेकिन मुख्य रूप से इन राज्यों में ही उगाई जाती है, असम, पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग वाले जलपैगुड़ी जिले में और तमिलनाडु और केरल में। सन 2018 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा चाय उत्पादक देश है। तो 18 में जो है, जो 18 के आंकड़े हैं तो चाय उत्पादन में, और ये एनसीईआरटी के आंकड़े हैं, इतनी जल्दी ये बदलते नहीं है। तो ये जो है चाय के उत्पादन में भारत जो है चीन के बाद दूसरे नंबर पे। तो हम जो देख रहे हैं कि भारत जो है चीन के बाद दूसरे नंबर पे, भारत जो है हर उसमें गेहूं के बाद जो है दूसरे नंबर पे है। तो यहाँ पर जो है अधिक से अधिक भारत जो है चीन के बाद है। तो इसलिए जो है चीन की अर्थव्यवस्था हमसे आगे है। जो भी तुलना करें चीन से जो है हम हर उसमें पीछे ही हैं। अब यहाँ पे देखो कॉफी या जिसे कहवा कहते हैं, तो भारतीय कॉफी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्वविख्यात है। विश्वविख्यात है अपनी कॉफी की गुणवत्ता के लिए। यहाँ पे जो है उच्च गुणवत्ता की कॉफी जो है उत्पादन की जाती है भारत में। और जो ये कॉफी है ये भी जो है एक बागानी फसल है। तो जिसे कहवा कहा जाता है। तमिलनाडु में बाबा बुदन की जो पहाड़ियां हैं कर्नाटक में, बाबा बुदन की पहाड़ियां कर्नाटक में, यहाँ से जो है इसकी जो है शुरुआत हुई थी। ये जो है नीलगिरी वाले क्षेत्र में, यहाँ पे नीलगिरी वाले क्षेत्र में अच्छी इसकी जो है फसल होती है। और कॉफी बोर्ड जो है बेंगलुरु में है। तो हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफी पैदा की जाती है, और ये सबसे महत्वपूर्ण है, जो आरंभ में यमन से लाई गई थी। तो ये अरेबिका किस्म की कॉफी जो है हमारे देश में पैदा किया जाता है और यमन से लाई गई थी। इस किस्म की कॉफी की विश्व भर में अधिक मांग है, बहुत ज्यादा डिमांड है। इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बुदन की पहाड़ियों से, और आज इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। तो बाबा बुदन की पहाड़ियों से, बाबा बुदन की पहाड़ियों को जो है हम और उसमें देखेंगे। बाबा बुदन की पहाड़ियां जो है लोहा इसके लिए जो है प्रमुख है, और वहां पे जो है उच्च कोटि का लोहा भी वहां पे पाया जाता है। और आज जो है इसकी जो खेती है नीलगिरी की पहाड़ियों पे जो है बहुत अच्छे से की जाती है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में इसकी कृषि
की जाती है। तो ये आप लोग जो है अरेबिका किस्म की कॉफी भारत में पैदा होती है, उत्पादन की जाती है। इस चीज का आप लोग ये ध्यान रखना। और इसकी सबसे ज्यादा डिमांड है। बागानी फसलें। अब बागानी फसलें में हम देखें तो 2018 में भारत का विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान। देखो बार बार जो है फलों के उत्पादन में, सब्जियों के उत्पादन में, इधर जो है हमने देखा कॉफी के उत्पादन में, और उससे पहले भी हमने देखा कि जो है भारत जो है अन्य उत्पादन में भी जो है भारत दूसरे स्थान पे ही था चीन के बाद। चावल उत्पादन में भारत जो है दूसरे स्थान पे था। तो चावल उत्पादन में, फलों के उत्पादन में, सब्जियों के उत्पादन में, कॉफी, ये जो है चाय के उत्पादन में चीन के बाद दूसरे स्थान पे। भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादक है। तो ये दोनों प्रकार के फलों के उत्पादक है, जो जहाँ पे जो है शीतोष्ण ऊंचाई पहाड़ी क्षेत्रों में, यहाँ पर जो है शीतोष्ण प्रकार के फल होते हैं। और जो आपके जो है दक्षिण भारत वाला क्षेत्र है या जो है मध्य भारत वाला क्षेत्र, यहाँ पे जो उष्ण कटिबंधीय जो है क्षेत्र है ये, तो यहाँ पे जो है दोनों प्रकार के फल होते हैं। भारतीय फलों जिनमें, तो ये आप लोग ध्यान रखना कि उष्ण और शीतोष्ण कटिबंध दोनों ही प्रकार के फल। क्या उष्ण कटिबंध जो है कटिबंध प्रकार के फल होते हैं, उपोष्ण कटिबंध प्रकार के, उष्ण कटिबंध के, तो ये जो है उष्ण और शीतोष्ण। भारतीय फलों जिनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के आम। तो भारतीय फलों में जिनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के जो है आम, ये आम इन जो है राज्यों में यहाँ की महत्वपूर्ण जो है ये। नागपुर और चेरापूंजी मेघालय के संतरे ये फेमस है। केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के जो है केले, तो केलों के लिए जो है केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जो है ये प्रमुख है। तो उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश और बिहार की लीची ये प्रमुख है। मेघालय के अनानास, मेघालय जो है अनानास, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के अंगूर, तो अंगूर के लिए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र, और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के सेब और नाशपाती, खुमानी और अखरोट की विश्व भर में बहुत मांग है। तो ये आप लोग ध्यान रखने कि कहां कहां पर जो है क्या क्या उत्पादन हो रहा है फलों का, बागानी फसलों का। अब है अखाद्य फसलें, वो फसलें जिनको हम खाते नहीं हैं लेकिन वो भी फसलें हैं। तो रबर वैसे भूमध्य सागरीय प्रदेश का जो है ये फसल है रबर। तो और रबर के बारे में, रबर भूमध्य रेखा क्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थिति में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। तो विशेष परिस्थिति में इनमें भी उगाई जाती है। इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान, यानी यहाँ पे वर्षा भी बहुत ज्यादा चाहिए, उस क्षेत्र में ये उगती है, और तापमान भी, और भूमध्य क्षेत्र में ऐसा होता है। आर्द्र जलवायु की आवश्यकता, और जलवायु यहाँ पे होनी चाहिए नम, आर्द्र। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय में गारो पहाड़ियों में उगाया जाता है। तो कहाँ कहाँ पे? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, जहाँ पे इस प्रकार की जो है कंडीशन बन रही होगी, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से जो है अधिक तापमान, और जलवायु वहाँ पे आर्द्र जलवायु होनी चाहिए। तो ह्यूमिडिटी वहाँ पे खूब होनी चाहिए। तो वहाँ पे जो है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय की गारो पहाड़ियों में उगाए जाते हैं। रेशेदार फसलें, अब जो है कुछ फसल है जो रेशेदार फसल है, और रेशेदार फसल में जो है हमारे पास कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाती है। ये मुख्य रेशेदार फसलें हैं। तो जैसे जूट को जो है, जूट रेशेदार फसल है, जूट को जो है भारत का स्वर्णिम तंतु कहा जाता है। तो जूट को जो है भारत का स्वर्णिम तंतु कहा जाता है, जूट को। प्राकृतिक रेशम, रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त होते हैं, जो मलवारी पेड़ की हरी पत्तियों पर पलता है। तो प्राकृतिक जो रेशम है, रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त होता है।
और जो है किस पेड़ की जो है पत्तियों पे पड़ता है, तो मलवारी पेड़ की हरी पत्तियों पर ये फलता है। रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़े का पालन रेशम उत्पादन कहलाता है। तो रेशम के कीड़े का जो है जो पालन किया जाता है वो रेशम उत्पादन कहलाता है। तो रेशम उत्पादन के लिए हम क्या करते हैं, रेशम के कीड़े का पालन करते हैं। कपास, भारत को कपास अभी जो है यहाँ पे देखिए कपास, तो कपास जो है हमें ये भारत मूल का पौधा है कपास, और इसका जो है सैंधव सभ्यता में जो है हम प्राचीन काल का जो इतिहास देखते हैं, जिस समय जो है गेहूं और कपास ये दोनों जो है जब हम पाषाण युग और नवपाषाण युग जो है उस समय के इतिहास में देखते हैं, तो उस समय भी जो है इसके जो है साक्ष्य मिलते हैं और सैंधव सभ्यता में इसके साक्ष्य मिलते हैं। तो भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक मुख्य कच्चा माल है। कपास उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। लोग फिर जो है एक बार और आ गए कि कपास के उत्पादन में जो है भारत का जो है विश्व में चीन के बाद दूसरे स्थान है। तो कपास के बाद हो गए, चाय के बाद हो गए, इधर चावल के बाद हो गए, इधर जो है फल सब्जियों के बाद हो गए। दक्कन पठार के दक्कन पठार के शुष्कतर भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो जो दक्कन पठार के शुष्कतर भाग है जहां पर जो है काली मिट्टी है, तो उसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है उस मिट्टी को। तो ये जो है कपास उत्पादन के मानी जाती है। इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान इसके लिए उचित है। हल्की वर्षा इसके लिए हल्की चाहिए। सिंचाई, पाला रहित रात और खिली धूप की आवश्यकता होती है। इसके लिए जो है पाला इसके लिए खराब है, तो पाला रहित जो है रात और खिली धूप की आवश्यकता होती है। यह खरीफ की फसल है और इसे पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। तो तैयार होने में से 6 से 8 महीने लगते हैं और ये जो है फसल खरीफ की है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक राज्य है। तो कहाँ पे जो है ये मुख्य उत्पादक राज्य है, ये आप लोग जो है ध्यान रखना। अब है जूट। जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। इसे सुनहरा रेशा कहा जाता है जूट को। स्वर्णिम तंतु या सुनहरा रेशा। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है। जहां पे जो है बाढ़ आती है उसमें जो है जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है। यहाँ जहां हर वर्ष बाढ़ से आई नई मिट्टी जमा हो जाती है उस क्षेत्र में उगाई जाती है। इसके बढ़ने के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। तो जूट के बढ़ने के समय उच्च तापमान चाहिए। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा तथा मेघालय जूट के मुख्य उत्पादक राज्य है। तो इसके जो है मुख्य उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा, मेघालय, ये जो है जूट के मुख्य उत्पादक राज्य है। क्योंकि इन्हीं में जो है पश्चिम बंगाल में भी बाढ़ आती है, बिहार में आती है, असम में बाढ़ आती है, उड़ीसा जो है, मेघालय, इनमें जो है ये मुख्य उत्पादक राज्य है। प्रथम प्रौद्योगिकी और संस्था के सुधार हमने क्या क्या इनमें किया है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था। भूमि पर पुश्तौनी अधिकार के कारण यह टुकड़ों में बढ़ती जा रही थी, जिसकी चकबंदी करना अनिवार्य था। तो भूमि सुधार के लिए हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही जो है शुरू कर दिया था इसे, और 1951 में ही भूमि सुधार कानून आ गए थे। भूमि सुधार के कानून तो बने परंतु इसके लागू करने में ढील की गई। 1960-70 के दशकों में भारत सरकार ने क्या किया, कई प्रकार के कृषि सुधारों की शुरुआत की, जिसमें जो हरित क्रांति इसी दशक में आई है। पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड जैसे कृषि सुधार के लिए कुछ रणनीति अपनाई गई। तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन के लिए और हरित क्रांति जो है खाद्यान्न उत्पादन के लिए जो है अपनाई गई थी। तो इस चीज का आप लोग जो है ध्यान रखना। ये जो है कुछ जो है रणनीति अपनाई गई थी। अब इस दिशा में क्या क्या कदम उठाए गए हैं।
इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों में सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग तथा बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधान और किसानों को कम दर पर ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समिति और बैंकों की स्थापना की गई। जैसे नाबार्ड की स्थापना की गई 1982 में। किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना PAIS की शुरुआत की है। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी, बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए गए। तो ये आप लोग देखते होंगे जो है ये कृषि विज्ञान संबंधित कार्यक्रम आते रहते हैं। किसानों को बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य MSP और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्यों की सरकार जो है घोषणा करती है। ये जो है पहले ही घोषणा कर दी थी, MSP की पहले ही घोषणा कर देती है कि जो है गेहूं का यह जो है जो आने वाली जो फसलें होगी उसका जो है मूल्य क्या रहेगा। तो भूदान ग्राम दान, भूदान ग्राम दान जो है आंदोलन जो चलाया गया था, तो ये जो है इसमें महत्वपूर्ण जो है विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया था। महात्मा गांधी ने विनोबा भावे जिन्होंने उनके सत्याग्रह में सबसे निष्ठावान सत्याग्रह की तरह भाग लिया था, वो अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो आध्यात्मिक उत्तराधिकारी महात्मा गांधी ने किसको घोषित किया था? विनोबा भावे को किया था। उनकी गांधी जी के ग्राम स्वराज्य अवधारणा में गहरी आस्था थी। इनकी विनोबा भावे की गांधी जी की शहादत के बाद, जब गांधी जी की मृत्यु हो गई है, उसके बाद उनके संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए विनोबा भावे ने लगभग पूरे देश की पद यात्रा की। जो गांधी जी के संदेश थे उनको जो है पहुंचाने के, लोगों तक पहुंचाने के लिए विनोबा भावे ने पूरे देश की पद यात्रा की। एक बार जब वो आंध्र प्रदेश के एक गांव पेंचमपल्ली में बोल रहे थे, तो कुछ भूमिहीन गरीब ग्रामीणों ने उनसे अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ भूमि मांगी। तो जब ये बोल रहे थे तो जो है कुछ जो है जिनके पास भूमि नहीं थी, उन्होंने जो भूमि मांगी ग्रामीणों ने, विनोबा भावे ने उनसे तुरंत कोई वादा तो नहीं किया, परंतु उनको आश्वासन दिया कि यदि वे सहकारी खेती करे तो भारत सरकार से बात करके उनके लिए जमीन मुहैया कराएंगे। तो इन्होंने ये कहा कि यदि सहकारी मतलब सब लोग जो है मिलजुल करके एक भूमि के टुकड़े पे खेती करें तो ऐसा जो है हो सकता है। अचानक श्री रामचंद्र रेड्डी उठ खड़े हुए। उसी जो है सभा में एक जो है व्यक्ति थे रामचंद्र रेड्डी, वो उठ खड़े हुए और उन्होंने 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश की। तो उस समय जो है ऐसे भू मालिक थे जिनके पास इतने जो है इतना जो है भूदान कर रहे हैं, तो 80 परिवारों को उन्होंने 80 एकड़ पेशकश की, इसे भूदान के नाम से। तो जो है रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले किया था। बाद में विनोबा भावे ने यात्राएं की और अपना यह विचार पूरे भारत में फैलाया। कुछ जमींदारों ने, जो अनेक गांव के मालिक थे, कुछ जमींदार ऐसे जो कई गांव के मालिक थे, भूमिहीनों को पूरा गांव देने की पेशकश भी की। तो कुछ ने जो है भूमिहीनों को पूरा गांव के गांव ही दे दिए। इसे जो है ग्रामदान कहा जाता है। परंतु कुछ जमींदारों ने तो भूमि सीमा कानून से बचने के लिए अपनी भूमि का हिस्सा दान किया। कुछ ने जो है भूमि सीमा जो कानून था उसका जो उल्लंघन हो रहा था, तो इसलिए इन्होंने जो है क्या किया कि भूमि दान की। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता। तो इस क्रांति को जो है जो इनके द्वारा शुरू की गई थी, इसे जो है रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो ये आप लोग जो है थोड़ा सा ध्यान रखना कि किस क्रांति को जो है भारत में रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है विनोबा भावे के जो भूदान आंदोलन है, इसको जो है रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है कुछ कृषि विधियां हमने देखी। वाणिज्यिक कृषि जो है जहां पर हम वाणिज्य के लिए, व्यापार के लिए कृषि करते हैं, जैसे अमेरिका इत्यादि देशों में जो है यहाँ पर वहां पे बड़े भूभाग पे कृषि की जाती है। विस्तृत कृषि, बड़े बड़े खेतों में कृषि की जाती है। यहाँ पर जो है ये भी जो है जो विकसित देश है वहां पर ऐसे वो कृषि की जाती है। वो जो है बिना भूमि के टुकड़ों की मशीनों के द्वारा जो है कृषि की जाती है। जैविक कृषि, जो जैविक कृषि, तो जैविक कृषि जो है भारत में जैविक कृषि जो पूर्ण रूप से जैविक कृषि करने वाला है, जिसमें रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो वो है सिक्किम।
तो ये जो है इसमें गोबर या बर्मी पोस्ट ये जो है खादों पर प्रयोग किया जाता है। सहकारी कृषि जो है सामूहिक रूप से कृषि की जाती है। संविदा कृषि, तो संविदा कृषि में जो है उसमें जो खेती करने वाले होते हैं, जो कुछ जो है कोई संपत्ति वाला व्यक्ति जो है कुछ भूमि के भाग को जो है संविदा पे ले लेता है, और वहां पर जो है काम करने वाले भी संविदा कर्मी होते हैं, तो कुछ समय के लिए। इसमें जो है कुछ जो है हम मिश्रित कृषि में जो इसमें हम जो है बहुत सारी फसलें बोते हैं एक प्रकार ऐसे मिश्रित, और दूसरे जो है कृषि के साथ पशुपालन भी करते हैं। तो ये मिश्रित कृषि में कृषि से संबंधित जो है कुछ और देख लेते हैं, जैसे सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर जो है रेशम कीट के पालन से है। बीटीकल्चर जो है अंगूर उत्पादन से संबंधित है, और फ्लोरिकल्चर फूलों के उत्पादन से संबंधित है। बर्मी कल्चर जो है केंचुआ से संबंधित, केंचुआ उत्पादन संबंधित है, और पॉमिकल्चर जो है फलों के उत्पादन से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर आप लोग जो है जानते हैं बागवानी कृषि से संबंधित है। तो इस प्रकार के जो है और जो है अगले उसमें ये जो है वीडियो लंबी हो जाएगी, तो अगले उसमें हम जो है जो कृषि संबंधित जो क्रांतियां भी है उन क्रांतियों को भी देखेंगे, कौन कौन सी जो है क्रांति हुई, जैसे हरित क्रांति है, श्वेत क्रांति है, नीली क्रांति, पीली क्रांति इत्यादि। इन सबको जो है लाल क्रांति है, गोल क्रांति है जो टमाटर संबंधित है, लाल क्रांति जो है गोल क्रांति जो है आलू संबंधित है, लाल क्रांति जो है टमाटर संबंधित है, या जो है मांस उत्पादन संबंधित है। तो ये जो है सब देखेंगे, और कहाँ पे जो है कौन कौन सी संस्थाएं हैं कृषि संबंधित उनको भी देखेंगे। तो आप लोग जो है इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक जो है पहुंचाएंगे, ये मेरा जो है विश्वास है। और जिससे जो है ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगी, तो जो है ये चैनल भी आगे बढ़ेगा। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।